हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फिर से भी वेलकम। तो कहाँ तक पहुँच गए यार हम लोग? करते करते हमने बेटा ओम्स लॉ कवर अप किया था। तो हमने कहा था कि थोड़ा ब्रेक लेकर आओ, फिर ओम्स लॉ के कुछ क्या कराते हैं, न्यूमेरिकल्स कराते हैं, इधर उधर से नहीं, सीधा कहाँ से कराएंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक के ही कराएंगे। ओके, तो ओम्स लॉ करते करते बेटा एक हमें किसकी नॉलेज हो चुकी है, रेजिस्टेंस, और दूसरी किसकी नॉलेज हो चुकी है, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, किसी भी मटेरियल का बेटा रेजिस्टेंस कम होगा या ज्यादा होगा किस पे डिपेंड करता है, उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक जाके खोल के देखते हो तो आपको यहां पर एक क्या मिलता है, टेबल मिलता है। ठीक है, इस टेबल में बेटा थोड़ा आइडिया लेना है, जिस जिस चीजों पे मैं अंडरलाइन करूंगा अंडरलाइन करके रख लेना, काम आएगा। तो ये चीजें देखनी चाहिए, सिर्फ टॉपिक वॉपिक हेडिंग वेडिंग पढ़ते जाने से कुछ नहीं होगा, जहां पे मैं बोलूंगा उन चीजों को अंडरलाइन कर लेना। अब यहां पर बेटा ये जो टेबल है आपकी एनसीईआरटी बुक का टेबल है, इसमें कुछ मटेरियल्स के नाम है और उनकी क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटीज दे रखी हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि कौन बढ़िया कंडक्टर है और कौन बढ़िया कंडक्टर नहीं है, यानी कौन घटिया कंडक्टर है। ओके, तो सबसे पहले क्या दे रखी है, कंडक्टर्स। ओके, कंडक्टर्स बेटा आपको पता होगा कि सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर मानते हैं। अब बेस्ट कंडक्टर इसलिए क्योंकि बढ़िया कंडक्ट करता है। बढ़िया कंडक्ट करने का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी सबसे क्या होती है, कम होती है। तो आप इस लिस्ट को चेक करो, यहां पर 10⁻⁸ -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8, ये लास्ट वाला क्या है, ये भी शायद -8 ही है। ठीक है, -6 है, लास्ट वाला क्या है, -6 है। तो बेटा अगर इसको चेक करते हो तो मैंगनीज जो है इसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ना, रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये -6 हो गया, मतलब रेजिस्टिविटी और बढ़ गई, -6 और बड़ी वैल्यू होगी, -8 से बड़ी वैल्यू -6, 10⁻⁶। ओके, और इन वैल्यूज को देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू 1.6, क्योंकि नीचे जाएंगे बढ़ रही है, 1.62, 2.63, 5.20 ऐसे करके बढ़ती जा रही है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है। ठीक है, चांदी, राइट। अब देखो बेटा, चांदी की तारें तो बना नहीं सकते हैं, अब लोग उतार उतार के ले जाएंगे सारी की सारी, इसलिए कॉपर जो है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो वायरिंग में, ज्यादातर वायरिंग में किसको यूज किया जाता है, कॉपर को यूज किया जाता है। ये भी मतलब सिल्वर के बाद फिर इसी का नंबर है। ओके, उसके अलावा बेटा एल्युमिनियम की वायर भी खूब यूज की जाती हैं। तो ये तीन मटेरियल, तीन नहीं भाई, दो, चांदी नहीं यूज की जाती, दो मटेरियल आमतौर पर कनेक्टिंग वायर्स के रूप में यूज होते हैं। जो आपकी ओवरहेड सप्लाई वाली लाइंस होती है ना, बिजली बोर्ड वाली, वो एल्युमिनियम की वायर होती हैं। और जो घरों में जो प्लास्टिक की जो वायरिंग की हुई है सारी, उसके अंदर से ब्राउन से कलर की क्या निकलती है, कॉपर की वायर निकलती है। ठीक है जी, तो कॉपर बेस्ट माना जाता है, सिल्वर बेस्ट है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर सकते भाई, बहुत महंगा पड़ जाएगा। कॉपर और एल्युमिनियम ज्यादातर पे यूज करते हैं। अब एक आयरन देखो, आयरन बड़ा अवेलेबल है, बड़ा अपने आप को कंडक्टर समझता है कि आयरन में से कंडक्टर करंट पास होगा, करंट पास होगा, लेकिन आयरन की कंडक्टिविटी देखो बेटा काफी कम है। अगर कॉपर से कंपेयर करें तो कॉपर 1.62 है, और ये 10 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 10 तो नहीं है, 1.62 है, मतलब 8-9 गुना इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो हमने दो तीन चीजों पे मैंने बोलता जिस पे अंडरलाइन करो उनको अंडरलाइन कर लेना। तो सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसकी कम है किसकी ज्यादा है। ये रेजिस्टिविटी है, जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो जब आप नीचे को आ रहे हो ना बेटा, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, यानी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके अलावा ये एक अलग सेट ऑफ वैल्यूज है बेटा, इसको क्या कहते हैं, एलॉयज। क्या होती हैं एलॉयज, दो या दो से अधिक मेटल्स, मेटल प्लस दूसरा मेटल, ठीक है, जो बनकर निकलेगा उसको हम क्या कह देते हैं, एलॉय कह देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल भी ऐड किया जा सकता है, मतलब एक मेटल होना जरूरी है, बीच में नॉन मेटल ऐड कर दो उसको भी एलॉय कहते हैं। जैसे स्टील होती है, आयरन में कार्बन मिक्स कर दो तो स्टील भी क्या किस कैटेगरी में जाती है, आपकी एलॉय की कैटेगरी में जाती है। ओके, ये एलॉयज है। अगर बेटा आप कंडक्टर्स और एलॉयज को कंपेयर करोगे तो एलॉयज की रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा। ओके, अब ज्यादा का क्या फायदा है वो बाद में बताएंगे कि क्या फायदा है। फिलहाल आप तीन नाम याद रखोगे,
कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, तीन ही दे रखे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। दीज थ्री आर एलॉयज विच आर यूज टू मेक रेजिस्टर्स। आगे चल के पढ़ाते हैं अभी थोड़ी देर में। ये किस काम आती है बेटा? रेजिस्टर्स बनाने के काम में आती है। ओके, तो एक कॉन्स्टेंटन है बेटा, वो कॉपर और निकल के मिक्सचर से बनती है। एक मैंगनीन है, कॉपर, निकल एंड मैंगनीज। एक नाइक्रोम है, निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड सम आयरन। ओके, तो इन तीनों के नाम अब मैं तो देख के बोल रहा हूं भाई, तुम्हें बिना देखे भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इन तीनों के नाम और किस चीज से बनी हुई हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, काम आएगा। ठीक है, कौन कौन सी बेटा? कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम, ये एलॉयज हैं। इनकी रेजिस्टिविटी प्योर मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा होती है। नीचे तो फिर इंसुलेटर्स है बेटा। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी तो बहुत बहुत हाई है। ग्लास हो गया, रबर हो गया, एबोनेट हो गया, डायमंड, पेपर, ये सारे के सारे काफी हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल हैं। कहाँ देखो 10 की पावर माइनस चल रही थी, और यहाँ पे कहाँ पे क्या चलने लग गई? 10⁻+14 वगैरह की रेंज में आने शुरू हो। ठीक है जी, एलॉयज में चेक करते हो तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी सबसे क्या है? ज्यादा। ठीक है, ये 10 की पावर -6 ही है। तो नाइक्रोम की इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी। ठीक है, सबसे कम किसकी है? ये 44 इंटू 10⁻⁶ मैंगनीन की है। लेकिन फिर भी मेटल्स के कंपैरिजन में देखोगे तो काफी ज्यादा। कहाँ काम आते हैं एलॉयज? दे आर यूज टू मेक रेजिस्टर्स। आगे बढ़ाते हैं, रेजिस्टर्स बनाने के काम में आते हैं। लेकिन मैंने बोला था पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के कुछ बेटा न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल्स कवर अप करने जा रहे हैं। तो एक एक कर एग्जाम्पल्स हैं और कुछ बॉक्स क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइज के, तो हम लास्ट में करवाएंगे एक ही साथ में। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल 11.12 मैंने करवा दिया। आगे कौन से पे पहुंच गए? 11.3 पे पहुंच गए। तो इसके दो पार्ट हैं शायद, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट। बी पार्ट बीच में घुसा के लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ढूंढ रहा था यार बी कहाँ चले गया। तो ए है, यहाँ पे बी पार्ट है। ध्यान से सुनो भी। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम? क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में? हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। कैलकुलेट क्या करना है? करंट, वोल्टेज कितनी? 220 वोल्ट। ओके, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेजिस्टेंस कितना? 1200 ओम। ये ए पार्ट है भाई, कुछ भी नहीं करना। V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। तो करंट निकालना है V बाई आर। करंट किसके इक्वल? V कितना? 220। R कितना? 1200। ये कट जाएगा भाई। इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। अपने आप सॉल्व करके रख लो, आगे आंसर दिखाऊंगा थोड़ी देर में, मैच कर लेना। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ रहा हूं, अपना कैलकुलेट करके रख लो इसको। तो 222 डिवाइड बाय 120 एम्पियर। ओके, अगली बात, बी पार्ट भी है भाई इसका, तो बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है जी इसका? ये कह रहा है कि जी हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। वोल्टेज अभी भी कितनी दे रखी है? 220। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज, रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कितना है? 100। ओके, करंट निकालना है, V बाय आर होता है। करंट निकालना है, V कितनी है? 220 ये कट गया। I इक्वल टू 2.2 यानी कि 2.2। देखो ये सॉल्व करना आसान था, मैंने कर दिया। वहां पे टाइम लगना था, मैंने कहा वेट कर लो, अभी आंसर देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल सी कहानी बेटा, करंट निकालना हो, वोल्टेज दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, तो करंट किसके इक्वल? V डिवाइडेड बाय R। मैंने पहले यहाँ पे V इक्वल टू आई आर लिखा, फिर वहां से I इज इक्वल टू V बाय आर बनाया। जरूरी नहीं है, आप सीधा क्या यूज करो, करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। फॉलो हो जाएगा। आंसर बना लिया था इसका। ओके, देख लेते हैं आंसर भी। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ रहा है? 0.18। अपने आप चेक कर लेना है कि तुम्हारा मैच हुआ कि नहीं। सेकेंड पार्ट का आंसर फिर मैंने बता ही दिया था कितना था, 2.2 एम्पियर। अब पॉइंट ये एनसीईआरटी वाला कह रहा है कि एक हीटर था, एक क्या था? बल्ब था। ओके जी, और 220 वोल्ट सप्लाई थी। हमारे घरों में बेटा जो सप्लाई आती है ना,
ये उसी की बात कर रहा है। हमारे कॉमन हाउस होल्ड सर्किट्स में वो कह रहा है एक हीटर चला रखा है भैया तुमने, एक क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है, तो अपने अंदाजा लगाना था कि बल्ब कितना करंट ड्रॉ करता है और हीटर कितना करंट ड्रॉ करता है। तो भैया हीटर कितना ड्रॉ कर रहा है, 2.2 एम्पियर, काफी करंट ड्रॉ करता है, तभी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, जितनी ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, हीट होएगी। अच्छा, क्यों ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा था, क्योंकि 220 वोल्ट है, हीटर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, 100 ओम दे रखा। ठीक है, करंट इज इक्वल टू 2.2 एम्प। वी नो डिफरेंट द डिफरेंस ऑफ द करंट ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। तो इसने ये जो दो वैल्यूज दी थी, पहले बल्ब का रेजिस्टेंस 1200 दिया हुआ था और फिर हीटर का, वैसे प्रैक्टिकली हीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। इसने जो भी दिया अब उसके हिसाब से ही हमारा क्या था आंसर, मतलब आंसर हमारे क्या है, करेक्ट है। ठीक है जी, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप अपना सांस ले लेकर भाई वीडियो को रोक रोक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं रुक कर भी क्या करूंगा, कोई एंटरटेनमेंट तो करूंगा नहीं, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, अगला क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा। अभी एंटरटेनमेंट का टाइम नहीं है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन आ गया बेटा 11.4। क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये कहता था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 60 वोल्ट। ओके, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितना ड्रॉ कर लिया इसने, 4 एम्पियर ड्रॉ कर लिया। राइट है जी, दिमाग लड़ाओ, क्या फॉर्मूला लगेगा, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। ओके, कह रहा है पहले 60 वोल्ट लग रही थी, इतना करंट आ रहा था, अगर वोल्टेज 120 वोल्ट कर दी जाए 120 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा। कैसे निकालोगे बेटा, पहले मुझे इसका, हीटर तो वही है ना, तो पहले हीटर का क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, तो वही रेजिस्टेंस उसका अगले वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो हमने सिंपली V इक्वल टू आई आर, यहां से बेटा R इज इक्वल टू V बाय आई, यहां से R इज इक्वल टू V कितना 60, I कितना 4। ये कैलकुलेशन तो मुझे लग रहा है हो जाएगी। ये कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 4, 15 आ जाएगा। आई थिंक आई एम करेक्ट। 15 चौके 60, कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस हो गया 15 ओम। अब इसको अगले पार्ट में जब हमने सॉल्व किया, तो अगले पार्ट में करंट ड्रॉ करना है। I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V कितना इस बार 120 कर दिया, R कितना 15 कर दिया, 5 3 जा 5 2 जा 10, कितना हो गया 4, कितना आ गया 8 एम्पियर। ओके, करंट कितना आ गया जी 8 एम्पियर। तो पहले बेटा ये कितना ड्रॉ कर रहा था 4 एम्पियर, अब रेजिस्टेंस तो वही है, वोल्टेज बढ़ा दोगे तो करंट तो बढ़ नहीं था, वोल्टेज कितनी कर दी तुमने, डबल कर दी। ठीक है जी, 60 से कितनी कर दी 120, अब रेजिस्टेंस वही है, तो करंट भी क्या हो गया बेटा, डबल। ओम्स लॉ लग गया कि नहीं लग गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। भैया वोल्टेज डबल करोगे तो करंट को भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। तो वोल्टेज अगर डबल की तो करंट भी बेटा जी क्या हो जाएगा, इट विल गेट डबल। राइट है जी, ये भी हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये सोल्यूशन है। 15 ओम अपना क्या आ गया था बेटा, रेजिस्टेंस आ गया था। पहले करंट 4 एम्पियर था, तो अब कितना आ गया 8 एम्पियर। ठीक है, द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पियर। सही है अपना, बिल्कुल। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए आगे अपने पास आ गया एग्जाम्पल बेटा 11.5। ठीक है, करते करते आगे बढ़ते बढ़ते 11.5 पे पहुंच चुके हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर इज 26 ओम। ओके, आर किसके इक्वल 26 ओम, लेंथ कितनी है बेटा जी 1 मीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। खैर फिलहाल हमें 20 डिग्री सेल्सियस से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, उसने अपनी तरफ से ना पक्का कर रखा है कि भाई इतने डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस।
इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितना है 0.3 mm, तो बेटा रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस कितना हो गया 0.15 mm, लेकिन बेटा ये mm में है, mm में नहीं। हमें रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस है यार, ये डायमीटर है। अगर मैंने इसको रेजिस्टेंस बोला तो भैया माफी चाहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं, डायमीटर 0.3 mm है, तो रेडियस 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 वायर का जो रेडियस है, क्रॉस सेक्शन का रेडियस है, वो कितना आ गया बेटा 0.15 mm। तो मैं बोल रहा था mm में नहीं, मुझे मीटर्स में चाहिए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो ये बन गया 0.15 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वायर का रेडियस हो गया 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। मांगा क्या है इसने, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। चाहिए क्या अगले को, रेजिस्टिविटी चाहिए। तो बेटा रेजिस्टिविटी जो है, क्या फार्मूला है रेजिस्टिविटी का, ये टेढ़ी हो गई, मैं तो सीधी लाइन के चक्कर में वहां से बनाई थी, ले मैं अपने बना दी। ओके, रेजिस्टिविटी का फार्मूला बेटा R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। क्या निकालना है रेजिस्टिविटी, RA डिवाइडेड बाय L, RA डिवाइडेड बाय L, दैट मीन्स बेटा रेजिस्टिविटी R की जगह क्या आएगा आपके पास, RA डिवाइडेड बाय L। R दे रखा था आपको 26, एरिया की जगह पाई R², L की जगह 1 मीटर। ध्यान से सुनिए, 26 आ गया, पाई R², एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है भैया वायर का क्रॉस सेक्शन, तो पाई R²। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से सुन लेना, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी लगने वाली है इसमें। तो RA डिवाइडेड बाय L, 26 आ गया, नीचे 1 है, तो इसको पाई की जगह 22/7 लिख दो, या सीधा क्या पुट कर दो 3 पॉइंट, मैं तो कहूंगा सीधा क्या पुट कर दो 3.14 पुट कर दो, इनटू R कितना बेटा 0.15 इंटू 10 की पावर -3। थोड़ी मेहनत लगने वाली है, मेरी नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें अपने आप इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे पास तो अगले पेज में आंसर पड़ा। तो रो इज इक्वल टू 26 इंटू 3.14 इंटू 0.15 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसको बेटा सॉल्व करो, जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इतनी मेहनत तो करो यार। दैट विल बी इन ओम मीटर, जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी इन ओम मीटर। आप इस कंसेप्ट को समझो, कैलकुलेशन देखो हो ही जाएंगी। तो अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हो, इस टाइप का क्वेश्चन बेटा आ सकता है एग्जाम में। ओके, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी अगर सॉल्व करोगे, अब आप अपने आप सॉल्व करके चेक कर लो, रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर की आ रही है 1.84 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। यूनिट लगाना जरूरी है, कई बार हम लोग सॉल्व कर देते हैं यूनिट नहीं लगाते यार, यूनिट लगाना जरूरी है, उसके बिना गड़बड़ हो जाएगी, एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होगा, नंबर नहीं देगा। यूनिट लगाना बहुत जरूरी। अच्छा, उसने ना एक और चीज बोल रखी थी कि कहता टेबल में जाके डाटा चेक करके देखो किसकी रजिस्टिविटी है। तो भाई जाओ टेबल में और चेक करके देखो रजिस्टिविटी किसकी है। वैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है कि टेबल में अगर डाटा चेक किया जाए तो 10 की पावर -6 ओम मीटर आ रहा है ना, तो 10⁻6 तो किसकी थी, सिर्फ मैंगनीज की थी। बाकी सबकी रजिस्टिविटी तो किस में थी, वो तो हमारे पास -8 में चल रही थी, बस एक ही था मैंगनीज जिसकी 10⁻6 में दिखाई दी। तो ये किसकी रजिस्टिविटी है बेटा, मैंगनीज की रजिस्टिविटी है, जो सबसे क्या है ज्यादा हो। ठीक है जी, तो जल्दी से फिर से वहीं पे पहुंचते हैं जहां पर हम थे। 11.5 हमने क्या कर लिया बेटा, कवर अप कर लिया। अगला सवाल, सवाल पे सवाल 11.6 सॉल्व एग्जांपल 11.6। देखो जी ये क्या कहता है अब, इट सेज दैट अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है A, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ओके, व्हाट वुड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। दूसरी वायर मटेरियल सेम, लेकिन लेंथ कितनी है L/2
और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2a। पहली वाले का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। मटेरियल सेम बेटा, तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या है सेम। इसका रेजिस्टेंस 4 है, उसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। अगर बेटा इस पार्ट पे मैं लगाऊं तो मेरे पास है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। L को L रखा, A को A रखा, R कितना है 4 है, तो रो L बाय A रोला किसके इक्वल 4 के। ठीक है जी। अब नए वाले पे आते हैं। नए वाले का रेजिस्टेंस R डैश, फार्मूला तो वही है रो L बाय A, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है L बाय 2, इसका एरिया कितना है 2a है। दैट मीन्स R डैश किसके इक्वल हो गया रो L A, अलग कर दिए, ये नीचे है 2, ये तो 2 नीचे आ जाएगा और ये वाला 2 नीचे ही है। भैया अब यहाँ पे मैथ लगेगा, अपना हिसाब लगा के देख लो कैसे किया। रो यहाँ क्या था बेटा L बाय 2 था, नीचे 2a था, आपको पता ही है ये 2 नीचे है और ये नीचे है, ये क्या बनेगा इस फॉर्म में चले जाएगा, तो R डैश कितना हो जाएगा 1/4 रो L बाय A। लेकिन बेटा रो L बाय A तो पहले प्रूव कर लिया तुमने, वो किसके इक्वल दे रखा था 4 के प्रीवियस रेजिस्टेंस, तो रो इंटू L बाय A बेटा 4 के इक्वल, तो R डैश किसके इक्वल, ये 4 है नीचे 4 है, 4 कट रहा है, तो नया रेजिस्टेंस यानी दूसरी वाली वायर का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम आ रहा है। तुम्हारे सामने है जो भी कैलकुलेट किया। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ऐसे ही आ जाने हैं, और कई बार फिर यार ये छोटे छोटे से क्वेश्चन ही नहीं होते, तो इनको करो, या तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले बेटा डायरेक्ट ही आ जाएंगे, या फिर थोड़ी बहुत ही वैल्यू चेंज कर कर इसी टाइप के आएंगे। बहुत ज्यादा चेंज होने नहीं वाला है इनमें से, तो इसलिए थोड़ा सा इन पे क्या करो फोकस करो और चीजों को देखो बेटा। तो इट इज 1, आंसर मिला लेते हैं। ठीक है, अपना समझ गए होगे उम्मीद है। आंसर इसका हम क्या कर लेते हैं बेटा चेक कर लेते हैं, तो आंसर इसका हमने चाहिए आ गया सही, इट इज 1 ओम। तो न्यू वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम आ गया। तो इट वाज एग्जाम्पल 11.6। देखते हैं आगे क्या है जी। ओहो आगे तो खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ये भी करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी बुक का एक एक ड्रॉप करना पड़ेगा, एक एक ड्रॉप पीना पड़ेगा, तब बात बनेगी। चाहे वो क्वेश्चन आए, चाहे वो टॉपिक आए, चाहे वो इजी आए, चाहे वो डिफिकल्ट आए, भैया नंबर तो कहाँ से मिलने हैं इसी बुक में से मिलने हैं। तो सब बहुत प्रमोट करता हूं मैं एनसीईआरटी बुक, चाहे वो 10th के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो 9th के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, चाहे जेई वाले हों, चाहे नीट वाले हों, सबको सिर्फ एक की बुक प्रमोट करता हूं मैं, एनसीईआरटी बुक। भाई ऐसी नहीं लिख रखी एनसीईआरटी बुक, इतनी बुक चल रही हैं लेकिन इसकी कोई काट नहीं है। बस इतना है कि ये सबसे पढ़ी नहीं जाती, सारे नहीं इसको पढ़ सकते, लेकिन एक बार पढ़ने लग गए तो भी 12वीं तक, जेई तक और नीट तक के बच्चे फिर कौन सी बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक ही पढ़ते हैं। जाके पूछो एक्सपर्ट वालों से, नीट वालों से, कि बायो की भी क्या चलती है एनसीईआरटी चलती है, फिजिक्स की भी क्या चलती है एनसीईआरटी चलती है। तो बेटा एनसीईआरटी बुक फुल्ली रिकमेंड, बहुत प्रमोट करता हूं मैं कि भाई एनसीईआरटी ही करो। तो एनसीईआरटी का एक एक कतरा कतरा पी जाना है भाई तुम लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ना। तो इसके भी कतरा कतरा हमने एक एक क्या कर देना है क्वेश्चन कर देना है। ओके, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ केमिस्ट्री में भी, बायो में भी भैया एनसीईआरटी रट लेना। तो अब आए किस पे क्वेश्चंस पे, ये भी कवर अप करवा ही देते हैं यार तुम्हारे। तो कह रहा हूं व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ले भैया ये क्या क्वेश्चन हुआ, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हमने तो वैसे ही बोल दिया कि भी इट डिपेंड्स ऑन कितने फैक्टर, 4 फैक्टर, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। करवाया था तुम्हें थोड़ी देर पहले। तो इट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर, ऑन व्हाट फैक्टर, व्हाट मतलब कौन कौन से, तो आपको बताना पड़ेगा, पूरा बताना भाई।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन लिख लेना इनके आंसर। अच्छा, इनके आंसर नहीं होते, बैक एक्सरसाइज के भी आंसर, एग्जाम्पल के तो आंसर है ना, इनके आंसर भी नहीं होते। और कई बार नेट वेट पे ढूंढो ना भाई, बैक एक्सरसाइज के तो धड़ल्ले से क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं सारे नेट वाले, लेकिन इसके आंसर भी ढूंढने पड़ते हैं। फिर यहीं लिख लो ना उसको, जरूरी नेट पे मत्था मारते रहोगे, यहीं से लिख लो, बता तो रहे हैं अब। ओके, वैसे इस पे मत्था मारने के लिए भी नेट पे आना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी नेट से चलती है वो भी। ओके चलो कोई बात नहीं, मारो मत्था नेट पे जितना मारना है। सेकेंड क्वेश्चन, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर? रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ए, मतलब वायर थिक होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यानी करंट क्या चलेगा? ज्यादा चलेगा। तो जो थिक वायर है बेटा, अगर वोल्टेज वगैरह सब कुछ सेम है तो थिक वायर में करंट क्या चलेगा? ज्यादा चलेगा, और थिन वायर में करंट कम फ्लो होगा। तो विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू थिक वायर थिन वायर इफ द मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स। ओके, क्लियर किया हुआ बंदे ने कि वोल्टेज क्या लगा रखी है? सेम लगा रखी है। सेम सोर्स का मतलब उसने वोल्टेज बेटा क्या लगा रखी है? सेम लगा रखी है। तो विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो बेटा अगर सेम सोर्स से कनेक्ट करेगा तो थिक वायर में ज्यादा करंट चलेगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। राइट है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। कह रहा आर क्या रखा? कांस्टेंट। वी क्या कर दिया? हाफ। ओके, वी हाफ कर दिया है। व्हाट चेंज विल ऑकर इन द करंट? क्या बात करते हैं यार, वी हाफ करेगा, रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ ही तो हो जाएगा। क्या सवाल है? आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आर में कोई चेंज नहीं है, वी हाफ तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ है, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है। भाई क्या क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में यही आता है, होता नहीं है फिर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई शक नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो यही नहीं होता। आपको क्वेश्चन, अब इतना बड़ा क्वेश्चन लिख रखा है, ये देखिए इतना बड़ा, एनसीईआरटी वाले की यही तो समस्या है, वो इतना बड़ा क्वेश्चन लिखे के बाद इतनी सी पूछेगा। भाई क्वेश्चन तो सारा पढ़ना पड़ गया ना। तो यही चीज है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, निकला चाहे वो छोटा सा इजी सा, लेकिन क्वेश्चन तो इतना लंबा, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें पढ़वा दी बंदे ने, और 5 लाइनों में 2 छोटी छोटी सी बातें हैं और उसका छोटा सा क्या है? आंसर है। तो यही ऐसी आने एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बस कंसंट्रेशन बनाए रखना। सो करंट क्या हो जाएगा बेटा? आधा हो जाएगा। अगले सवाल पे चलो। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड ऑफ एलॉय रेदर देन प्योर मेटल? ओके, कह रहा है ये जो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स होते हैं ना, टोस्टर मतलब जो टोस्ट बनाने के काम में आते हैं, उसके अंदर कॉइल लगी होती है। ओके, या आयरन जो होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, प्रेस आयरन मतलब जो प्रेस, इस्त्री जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको इस्त्री बोलते हैं, कॉमन भाषा में इसको प्रेस ही बोल देते हैं। वैसे इसका टेक्निकल नेम क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है बेटा, यानी कि इस्त्री, उसमें जो अंदर फिलामेंट लगा होता है वो मेटल्स की बजाय किसका लगा होता है? एलॉयज का बना होता है। तो कारण पूछ रहा है, कारण ये है बिकॉज एलॉयज हैज मोर रेजिस्टेंस एंड हेंस दे प्रोड्यूस मोर हीट। लिख लेना, एलॉयज हैज मोर रेजिस्टेंस एंड हेंस दे प्रोड्यूस मोर हीट। ज्यादा रेजिस्टेंस है जिसके कारण वो हीट क्या प्रोड्यूस करते हैं? ज्यादा करते हैं। मोर रेजिस्टेंस एंड हेंस दे प्रोड्यूस मोर हीट। राइट है जी। अगला क्वेश्चन देखो। यूज द डाटा इन टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग, विच एमंग आयरन एंड मरकरी हैज बेटर कंडक्टर? आयरन और मरकरी के बीच में बढ़िया कंडक्टर कौन है? जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? कम होगी। वो कंडक्टर क्या होगा? बढ़िया होगा। देख ही लेते हैं, आपके पास ये टेबल तो है ही, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, आगे आना पड़े। आयरन और मरकरी, आयरन और मरकरी में मरकरी नीचे है,
इसकी रेजिस्टिविटी देखो 94.0 है इंटू 10⁻⁸, इसकी रेजिस्टिविटी 10 है। ठीक है जी। तो मरकरी की रेजिस्टिविटी आयरन के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मरकरी बैड कंडक्टर हो गया, दोनों को कंपेयर कर रहे हो। आयरन क्या हो गया, बेटर कंडक्टर हो गया। तो यहां पे आंसर क्या आना था, आयरन। क्या आना था बेटा इसका आंसर, आयरन। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सबसे टॉप पे कौन है उस टेबल में, वो तो याद ही हो गया होगा, सिल्वर। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा हो गया बेटा, सिल्वर हो गया। बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर, और उन दोनों में कंपेयर किया तो इसका आंसर क्या आ गया, मरकरी। तो इसका आंसर क्या आ गया, मरकरी। इसका आंसर क्या आ गया, सिल्वर। ओके, तो आई थिंक ये भी अपने क्या हो गए, कवर अप हो गए। आगे मेरे को लगता है अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमारा नेक्स्ट स्टेज में आएगा। अब फिर से वही बात, छोटे छोटे 30 मिनट्स के वीडियोस हैं। अभी आप फिर से क्या ले सकते हो बेटा, ब्रेक ले सकते हो, आराम कर सकते हो। अगली स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन। पहले रजिस्टर्स बताएंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन कैसे की जाती है वो बताएंगे। तो ठीक है, अभी फिर से आपके लिए क्या है, ब्रेक है, मिलेंगे नेक्स्ट स्टेज।